रहा हूँ, वैलिडिटी। ठीक है, तो वैलिडिटी जो है वो हमारी विच ए स्टडी एक्यूरेटली मेजर्स ऑफ रिफ्लेक्ट द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट दैट इज क्लेम टू मेजर। जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाई गई है, अगर वो उसी चीज़ को मेजर करे तभी वो वैलिड है। अब इसका रिसर्च में क्या लेना देना है। ठीक है, जैसे कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे मेजर करना है इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑन गैस्ट्रोनॉमी या कुलिनरी कल्चर या फूड हिस्ट्री। ठीक है, और मेरी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो क्या मेजर कर रही हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑन द इकोनॉमी या पॉलिटिकल, ये मेजर कर रही हैं। ये आउटकम अगर आ रहा है तो ये रिसर्च क्या वैलिड होगा। बस इतना सिंपल है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो रिसर्च जिस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जा रहा है, अगर वो उस चीज़ को मेजर करता है और एकदम सटीक करता है तो उसको हम लोग वैलिड बोलते हैं। अगर वो अपने पथ से जो इधर उधर विचलित होता है वो जो है वैलिड नहीं होता है। उसके बाद इट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द research methodology that ensure that the findings and conclusions drawn from a study are meaningful, credible, applicable to the real world context. Validity is essential for stabilizing legitimacy and trustworthiness of research outcome. तो ये है वैलिडिटी। वैलिडिटी भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि पहली जो वैलिडिटी है वो कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी जो सबसे सिंपल वैलिडिटी होती है, क्योंकि इसमें जो जो भी कंटेंट हम लोग यूज करेंगे, validity content validity refers to extent which is a measurement instrument, जैसे क्वेश्चनायर टेस्ट adequately covers the full range of concept being measured. It is assess whether the items instrument represent the entire content domain of the construct. अब जैसे कि मैंने अपने रिसर्च में फाइंडिंग्स को लाने के लिए क्वेश्चनायर में बनाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चनायर जो है मेरे पूरे रिसर्च में जो जो टॉपिक्स है, जो जो यूनिट्स हैं, उन सारे चीज़ों को कवर करते हुए उसमें जो भी कंटेंट होना चाहिए वो हमारे क्वेश्चनायर में होना चाहिए। 20 क्वेश्चन है तो वो 20 तरीके के टॉपिक को जो है वो कवर करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि टेस्ट टेस्ट का ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि कल जो आप लोगों का टेस्ट है, मैंने उसमें बोला कि 20 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से आना है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आना है और मैं जो है एक ही टॉपिक से 20 क्वेश्चन आपको दे दूं। मान लीजिए कि मैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से 20 क्वेश्चन बना के आपके सामने दे देता हूँ, तो क्या ये टेस्ट जो है वैलिड माना जाएगा। मैंने बोला है कि पूरा कवर टेस्ट जो है पूरे यूनिट को कवर करेगा और मैं केवल एक ही टॉपिक से जो है आपको पूरा टेस्ट बना दूँ। तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये है, जो हम लोग जिस मेजरमेंट को करने वाले हैं उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे, खास करके सब्जेक्टिव रिसर्च में इंस्ट्रूमेंट हमारे क्वेश्चनायर, टेस्ट, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो इस तरीके की होनी चाहिए जो सारे आयामों को कवर करे। इतने आयाम अगर बन सकते हैं वो सारे चीज़ों को मेजर करे, तो ये हमारा कंटेंट वैलिडिटी। एग्जाम्पल है, इन द डेवलपिंग ऑफ डिप्रेशन स्केल, content validity would involve ensuring that scale cover all relevant symptoms except and depression according to stabilized diagnostic criteria. अब किसी को डिप्रेशन एक स्केल बनाना है, अब वो डिप्रेशन कई तरीके से आ सकता है, तो वो सभी आयामों को कवर करे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आयाम को मान ले कि बाकी दो लोग वो आयाम जो है वो ये नहीं है। तो ये क्लियर है कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ये जो तीन तरीके की होती है, कॉन्करेंट वैलिडिटी,
प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कोई बताएगा? व्हाट इज द क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी? टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने पढ़ाया था। क्राइटेरियन वो सीआर टेस्ट और सोल्यूशन से रिलेटेड ही है। हाँ बताइए उमा शंकर। आपने वो बताया, इवोल्यूशन बताया, वैल्यूएशन बताया। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या होती है? बेसिकली जस्ट लाइक वैसे ही है कि कॉन्करेंट, सॉरी, के अंदर दो तरीके की वैलिडिटी होती है मापदंड संबंधित वैधता में। एक को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि क्राइटेरिया और मानदंड का मतलब तो सबको पता है। एक पहले से प्री एज्यूम जो है हमारे पास रिजल्ट होता है। प्री एज्यूम का मतलब है एक क्राइटेरिया पहले से फिक्स होती है। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने एक कोई थर्मामीटर बनाया जो नया है मार्केट में, और उसको मैं चेक करना चाहता हूँ ये वैलिड है या नहीं है। तो इसको मैं चेक कैसे करूँगा? बताएगा? बीमार लोगों पे मेजर करके। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मैं जो चेक कर रहा हूँ वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं चेक। मेरा इंस्ट्रूमेंट अगर बिल्कुल नया है तो क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? पहले से जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जो पहले से ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना है जो उस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है। पहले से मान लीजिए कि कोई दूसरा थर्मामीटर रहा होगा जो पहले से ये प्रूव हो चुका है कि ये वैलिड है और ये रिलायबल है। और ये जो है इस पर्सन का मेजरमेंट जो है मान लीजिए कि दे दिया 98 फ़ारेनहाइट। और अब मैं चेक करूँगा कि यहाँ एक क्राइटेरिया फिक्स हो गई है कि इसमें अगर मेरे थर्मामीटर से या मेरे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है से भी अगर 98 फ़ारेनहाइट अगर ये आ जाती हैं तो ये क्राइटेरियन नॉर्म्स वैलिडिटी आया समझ में? क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। बस इतना हम लोगों को याद रखना है कि पहले से जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर एवरेस्ट पे जो है टेम्परेचर इतना है। हाँ बताइए अंशु। ये भी चीज़ें हैं लेकिन ये, हाँ ये भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि हाँ
जस्ट लाइक ऐसा ही है, असली मतलब जो है यही है। जैसे मान लिया कि ये सबको पता है कि प्रकाश की चाल जो है लगभग इतनी होती है, 3 पॉइंट जितनी भी होती है। जो हमारे लाइट है उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है। तो पहले से क्राइटेरिया फिक्स है कि लाइट की स्पीड इतनी ही है। अब मैं कोई रिसर्च करता हूँ और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ जो लाइट की स्पीड जो है मापने वाला है, ठीक है। तो अब ये क्राइटेरिया तो फिक्स है, लाइट की स्पीड पहले से इतनी है। अब मैंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को माप के इसके इक्वल लाए, तब वो वैलिड होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लिया कि एक एटीएम जो है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक इक्वल अमाउंट के इक्वल होता है। जैसे कि प्लेन पे इतना होगा, पहाड़ों पे इतना होगा, समुद्र तल पे इतना होगा। ये सब क्राइटेरिया जो पहले से फिक्स होगा, ठीक है। अब मैं कोई नया रिसर्च करता हूँ, नया इंस्ट्रूमेंट अगर बनाता हूँ, तो अगर वो वैलिड है, वैलिडिटी वो अगर उसकी अच्छी है, तो वो इसके पहले से जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल करेगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा। आया समझ में? बहुत अच्छा। अब ये जो है दो तरीके का होता है, एक कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है इसमें, दूसरी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है। कॉन्करेंट और प्रिडिक्टिव में बस इतना अंतर है, कॉन्करेंट जो वो अभी रियल की चीज़ों को मापेगा, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो भविष्य की चीज़ों को मापेगा। जैसे कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो मैं बोल देता हूँ कि 2025 में मेरे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से 2025 में जब बारिश होगी तो वो 350 mm जो है बारिश इस एरिया में होगी। तो ये किस प्रकार की वैलिडिटी हो जाएगी? कॉन्करेंट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है कि भविष्य में जब 2025 आएगा तब इसको चेक किया जाएगा कि ये पहले से जो क्राइटेरिया इसने बनाई थी तो वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कॉन्करेंट में concurrent validity assess the degree of agreement between the score obtained from a measurement instrument and those obtained from criterion measurement administered at the same time, दोनों सेम टाइम पे। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस और आउटकम रिलेटेड टू कॉन्स्ट्रक्ट बीइंग मेजर। तो बस इतनी सी बात है कि दो इंस्ट्रूमेंट की हम लोग तुलना करें, एक जो है हमारा क्राइटेरियन मेजर्ड एडमिनिस्ट्रेट है जिससे कि सभी लोग मापते हैं, और अगर उससे हम तुरंत तुलना कर रहे हैं तो वो कॉन्करेंट वैलिडिटी हो जाएगी। अगर वो तुलना जो है भविष्य में होने वाली कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है भविष्य में इस चीज़ को ऐसे मापेगा, तो वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। प्रिडिक्टिव का मतलब ही होता है भविष्य और कॉन्करेंट का मतलब होता है तुरंत। ये दोनों जो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। क्लियर है क्या सबको? इसके बाद आता है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है रचना वैधता। सबसे लास्ट में आता है फेस वैलिडिटी। रचना वैधता क्या होती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इवेलुएट वेदर ए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर द theoretical construct concept it is to measure। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या है कि जैसे कि हम लोग फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम लोग ने न्यूमेरिकल लगाया, और हमारे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो चीज़ मैंने बुक पे अपना फार्मूला वगैरह लगा के सॉल्व किया, तो प्रॉपर जो है आ रहा है कि इतने एम्पियर का करंट जो है हमारे इस तार में होना चाहिए, ठीक है। अब हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया वो जो है अगर इतने एम्पियर का करंट जो है दिखा दे रहा है उस तार में, तो वो एक प्रकार का रचना बदलता है। मतलब कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाने में जो है थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट एंड कॉन्सेप्ट इट क्लेम्स टू मेजर। किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाने में जो है जो चीज़ें, जो जिन फार्मूला, जिन कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है वो कितना ज़्यादा वैलिड है, इस चीज़ की जब कोई मेजरमेंट करता है तो उसको हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट वैलिड। एग्जाम्पल के लिए
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ ए क्रिएटिविटी assessment tool would be involved demonstrating that the score on the tool correlated positively with indicator of creative behavior of performance। जैसे कि इसका जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया उसको मैं सिंपल बना देता हूँ। कई बार हम लोगों ने कुछ ऐसा मेजरमेंट टूल देखा होगा जैसे कि किंडर गार्डन वाले स्कूल में कि मान लीजिए कि बच्चों की लंबाई मापने वाले, शायद आप लोगों ने देखा हो, बच्चों की लंबाई मापने के लिए एक जो है स्केल जो है बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान लीजिए कि 1 फीट जो है, जो असली स्केल होगा वहाँ पे 1 फीट लिखा होगा। लेकिन कई बार क्या है, बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए, बच्चों को जो है इसमें इंटरेस्टेड बनाने के लिए यहाँ पे कोई फिगर बना दे जिसका मतलब 1 फीट होता हो। 2 फीट की जगह पे कोई और फिगर बना दें, थोड़ा सा और बड़ा बंदर बना दें। जैसे कि क्या है कि यहाँ पे एक छोटा बंदर बना दें, यहाँ पे और बड़ा बंदर बना दें, यहाँ पे पूरा और बड़ा बंदर बना दें। तो इस तरीके की चीज़ें मैं, मतलब कि मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ मैंने कहाँ देखा है, लेकिन बस इतना बता रहा हूँ कि कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है। कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय जो पहले से प्री डिटरमाइन जो चीज़ें हैं उस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो स्केल बनाया गया था, जो भी यहाँ पे सिंबल यूज किया जाए, तो सिंबल तो यूज 1 फीट पे ही किया जाएगा। इसको मेजर करने के लिए पहले से कोई स्केल का यूज किया गया होगा कि 1 फीट यहाँ है, 2 फीट यहाँ है, 3 फीट यहाँ है। तो वही जो है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी है। नहीं नहीं, प्री डिटरमाइंड वैल्यू तो वो हो जाएगा फिर क्राइटेरिया। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर वेरिएबल्स टू सब्सटेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट। ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी क्या है? फेस वैलिडिटी रेफर्स टू डिग्री टू ए विच ए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट अपीयर टू मेजर द concept of test based on its face value and subjective judgment। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि फेस वैलिडिटी हैप्पीनेस क्वेश्चन आयर would involve assessing whether the item in the questionnaire appear to measure happiness as commonly state। मतलब कि फेस वैलिडिटी का क्या मतलब है कि कोई चीज़ अगर हमें लग रहा है कि ये जो है इस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाई गई है, तो असल में जो है उसको मेजर करने के लिए ही वो यूज किया जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि हैप्पीनेस क्वेश्चनायर, तो इसको सुन के लग रहा है कि इससे जो चीज़ें मेजर की जाएंगी वो हैप्पीनेस होगी, तो एग्जैक्टली जो है वो हैप्पीनेस को ही मेजर करेगा। तो फेस वैलिडिटी का मतलब है कि जो जैसा दिखता है का काम भी वैसा होना चाहिए, तब वो फेस वैलिडिटी को फुलफिल कर पाएगा। ये समझ में आया? नहीं नहीं, ये अच्छी चीज़ें, अच्छी बुरी जो भी हो वो नहीं बता रहा हूँ। कि जैसे मान लिया कि अ, एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर है तो इसको क्या चीज़ मेजर करना है? ताप, जैसा कि लग रहा है सुन, तो ये ताप मेजर करेगा तभी वो वैलिड होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक जो है पेन मीटर है। पेन मीटर का मतलब है कि कई बार जो हम लोग जब जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, तो पूछता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में बताओ कितना पेन हो रहा है। वो एक प्रकार का पेन मीटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पेन मीटर है तो वो किस चीज़ को मेजर करेगा? पेन मीटर जैसा कि दिख रहा है पेन को मेजर करेगा। उसी तरीके से अगर डिस्टेंस मापने वाला कोई यंत्र है जो दिख रहा है कि ये डिस्टेंस मापेगा, तो डिस्टेंस मापेगा तभी वो वैलिड होगा ना।
तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, या जो चीज़ जिस चीज़ को मेजर करने में दिख रहा है कि इस मेजर करने के लिए है ये, वो उसी चीज़ को मेजर करेगा। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए, तभी वो फेस वैलिड है। क्लियर है? ओके, तो चार वैलिडिटी है: कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, और पांचवा जो है इंटरनल वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है, कॉन्करेंट वैलिडिटी एक बार फिर से आ गया, वैलिडिटी, और डिटेल में आप जान लेंगे। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ कि रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। अब बताइए, रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी क्या क्या मतलब चीज़ें हो सकती हैं? बताइए। आप लगभग सही हैं। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है कि जो चीज़ रिसर्चर के कंट्रोल में होती है वो क्या यूज करेगा, जैसे कि कौन सा पैराडाइम यूज करेगा, कौन से सोर्स को यूज करेगा, किस तरीके का क्वेश्चनायर बनाएगा, कौन कौन से वो वेरिएबल्स को रखेगा, और मतलब कि जो चीज़ रिसर्चर के कंट्रोल में होती है वो एक तरीके का इंटरनल वैलिडिटी की। जैसे कि इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू एक्सटेंट विच द स्टडी डिजाइन मेथड allow to drawing accurate conclusion about the causal relationship variable। ठीक है, मतलब कि रिसर्चर ये तय करता है कि कौन सा डिजाइन हमको चूज करना है, कौन सा मेथड चूज करना है, जिससे कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो सकेगा। तो ये इंटरनल वैलिडिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी External validity refers to extent which research finding can be generalized beyond the specific conditions, participants, settings, treatments। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक्सटर्नल वैलिडिटी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिसोर्स कौन से यूज करना है, ये मैंने कर लिया कि ये रिसर्च में रिसोर्स जो है मैं यूज कर रहा हूँ। अब वो रिसोर्स जो है अगर वैलिड नहीं है, मतलब कि उस रिसोर्स में कोई दिक्कत है, या कोई सैंपल मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब वो लोग इंटरव्यू को अगर ख़राब कर देते हैं या इंटरव्यू को बढ़िया कर देते हैं, वो एक्सटर्नल वैलिडिटी है। मतलब कि जो चीज़ें एक रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होती हैं वो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, और जो चीज़ एक रिसर्चर के कंट्रोल में होता है वो खुद डिसाइड करता है, वो इंटरनल वैलिडिटी की। आया समझ में दोनों? हाँ हाँ, बताइए। अलग करना क्यों है दोनों, मतलब कि कौन सा सोर्स यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा पैराडाइम यूज करना है, ये तो हम खुद से तय कर रहे हैं ना। ये हमारा इंटरनल वैलिडिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी अब छोड़ देते हैं कि जो सोर्स हमने यूज किया है वो एक्सटर्नली वैलिड है या नहीं। वो जैसे कि उसमें जो चीज़ है, जो चीज़ सोर्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो वैलिड है या नहीं है। अब सोर्स में क्या चीज़ लिखा गया ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जो लिखा गया वो तो लिखा ही गया, अब वो वैलिड है या नहीं है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी की चीज़। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है
वो इंटरनली वैलिडिटी, उसको इंटरनल वैलिडिटी हम लोग मान सकते हैं, आंतरिक वैधता मानते हैं। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कौन सा सैंपल क्या बोलेगा, कौन सा, अगर किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं वो, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई। अगर इंटरव्यू के क्वेश्चनायर में कोई दिक्कत आती है तो वो इंटरनल वैलिडिटी हो। जैसे कि मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ उससे क्लियर हो। इंटरव्यू लिया और उसके लिए कुछ क्वेश्चनायर बनाए, 20-25 क्वेश्चन का जो मैं सेट का याद किया। अगर इस इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये कौन सी वैलिडिटी हो जाएगी? एक्सटर्नल। अगर क्वेश्चनायर में कोई दिक्कत है, क्वेश्चनायर में कोई क्वेश्चन मैंने जानबूझ के गलत बना दिया है, या क्वेश्चनायर का पूरा प्रारूप ही गड़बड़ हो गया, तो ये कौन सी वैलिडिटी हो जाएगी? इंटरनल। बस सिंपल क्या बात याद रखना है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, वो इंटरनल वैलिडिटी होती है। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स कैसा बिहेव करेगा, ये उसके ऊपर है। रिसर्च की पूरी सेटिंग, ट्रीटमेंट्स, ये सब जो है हमारे एक्सटर्नल वैलिडिटी। एग्जाम्पल से और कंट्रोल क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस इसका क्या है? हाई इंटरनल वैलिडिटी इंश्योर दैट ऑब्जर्व इफेक्ट और रिलेशनशिप इन स्टडी कैन बी कॉन्फिडेंशियली एट्रीब्यूट वेरिएबल्स बीइंग स्टडी। अब जितनी ज़्यादा हमारी चीज़ें अच्छी होंगी, जितनी ज़्यादा मैं चीज़ों को इंटरनल वैलिडिटी को स्ट्रांग करके रखूँगा, तो जाहिर सी बात है कि फाइंडिंग जो है उतनी ही अच्छी आएंगी। एग्जाम्पल के लिए, इन एक्सपेरिमेंट स्टडी इंटरनल वैलिडिटी इज अचीव बाय कंट्रोलिंग एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स थ्रू रैंडम असाइनमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स का मतलब हम लोग आगे देखेंगे बहुत अच्छे से क्या होता है। दूसरा है कि यूजिंग कंट्रोल ग्रुप्स इंश्योरिंग दैट ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द की मेथड्स टू स्टेबलाइज इंटरनल। तो ये दो एग्जांपल हैं, दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल्स को आगे देख लेंगे। बस इतना याद रखना है कि पूरे रिसर्च पे अपना कंट्रोल करके इंटरनल वैलिडिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छा। एक्सटर्नल वैलिडिटी का इंपॉर्टेंस देख लेंगे। हाई इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी इंश्योर दैट रिसर्च फाइंडिंग्स आर applicable, relevant to real world situation and diverse population. एग्जाम्पल के लिए, कंडक्टिंग स्टडीज विद द डाइवर्स सैंपल, डिफरेंट एजेज, एथनिसिटी, इनहेंस द एक्सटर्नल वैलिडिटी फाइंडिंग। जैसे कि डाइवर्स सैंपल का क्या मतलब है कि अगर मुझको 100 लोगों के बीच में 10 लोगों को चूज करना है, अब यहाँ पे मेरे ऊपर है कि मैं किन 10 लोगों को चूज करूँगा। तो ये जो सैम्पलिंग का जो तरीका है, जो डिजाइन है सैम्पलिंग का, वो इंटरनल हो गया। ठीक है। अब वो 10 लोग आके मेरे रिसर्च को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, मतलब कि जो चीज़ उनके ऊपर लाई करती है वो एक्सटर्नल हो गई। रिप्लिकेटिंग स्टडी इन डिफरेंट सेटिंग्स कॉन्सेप्ट एक्सेस द जनरलाइबिलिटी ऑफ रिजल्ट। ये सब एग्जांपल हैं हम कैसे इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी को जो है इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉन्करेंट वैलिडिटी का थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे, डिफिनीशन जो पीछे आपको बताया गया है वही है। टाइप ऑफ criterion related validity that measure the degree of agreement between the score obtained from new instrument and those obtained from the stabilized criterion measured administration at the same time। जो थर्मामीटर मैंने एग्जांपल दिया, जस्ट उसी का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने नया थर्मामीटर बनाया और मेरे पास एक पहले से जो थर्मामीटर है जो सही एक्यूरेट जो है वो मापता है, तो वही है कॉन्करेंट वैलिडिटी। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं चीज़ें जो चीज़ पीछे बताई गई वही है। फिक्टिव वैलिडिटी में जस्ट लाइक कॉन्करेंट, ये थोड़ा सा भविष्य की चीज़ों की बात करेगा तो फिक्टिव वैलिडिटी जाएगी। अब हम लोग को देखना है कि इफेक्ट ड्यूरिंग रिसर्च, कुछ इफेक्ट हम लोग को देखना है जो हमारे रिसर्च के दौरान हो सकते हैं। जैसे कि पहला जो है हार्थोन इफेक्ट। हार्थोन इफेक्ट को हम लोग नागफनी प्रभाव भी बोलते हैं। नागफनी प्रभाव, हार्थोन को कटीला प्रभाव,
या कई तरीके का नाम जो हम लोगों को मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे कि हार्थोन इफेक्ट होता क्या है। हार्थोन इफेक्ट बेसिकली प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। द हार्थोन इफेक्ट refers to phenomena which individuals modify their behavior or performance in response to be observed। अब बताइए, मान लिया कि आप क्लास में बैठ के मस्त हैं, ठीक है, हाथ से जो है कुछ भी बना खा रहे हैं, क्लास चल रही है। अब जो है आपका अचानक से ध्यान पड़ जाता है, यहाँ जो दरवाजे के पीछे से टीचर जो है आपको देख रहा है और लगातार आपको देखे जा रहा है। तो क्या आप अपने बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या जो चीज़ जैसे कर रहे थे वैसे करते जाए? सही परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ जो है रिसर्च में भी देखने को मिलती है। जैसे कि रिसर्च में जब एथनोग्राफी सर्वे करने जाते हैं लोग, तो एक समस्या ये हार्थोन इफेक्ट वहाँ देखने को मिलती है कि हम या किसी भी सोसाइटी के अंदर जाएं तो सोसाइटी अपने चीज़ों को जो है मॉडिफाई करके हमको दिखाएगी कि हमारे यहाँ जो ये चीज़ ऐसे होती है। लेकिन एक्चुअली जब रियलिटी जो एज यूजुअल डे में जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि ऐसा जो है वहाँ पे कुछ देखने को। तो हार्थोन इफेक्ट बेसिकली एक तरीके का प्रभाव है कि जब किसी को लगता है कि हमें जो है स्टडी या हमें जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपने प्रभाव को जो है मॉडिफाई कर सकता है, उसमें कुछ गिरावट कर सकता है, मतलब कि अपने बिहेवियर में जो है कुछ परिवर्तन कर लेगा वो। तो उसी को हम लोग हार्थोन इफेक्ट बोलेंगे। और क्लियर है क्या सबको? हम्म। मान लिया कि नैक वाले आ गए, ए प्लस और बी प्लस वाला वो देने, तो वहाँ क्या होगा? हार्थोन इफेक्ट होगा। यूनिवर्सिटी वाले अपना दिखाएंगे कि हमारे यहाँ जो है सारे बच्चों के लिए फिल्टर का पानी, आरओ का पानी है, कैंपस में बस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एकदम भयंकर है। तो ये क्या है? एक प्रकार का आर्थोन इफेक्ट है। जब उनको लगेगा कि हमें ऑब्जर्व या स्टडी किया जा रहा है तो अपना सबसे बेस्ट दिखाएंगे। या उसी तरीके से मैं निगेटिव पॉइंट में बता दे रहा हूँ कि हम गए, हमारे दोस्त का पैर टूटा हुआ है, ठीक है, या ऐसा अक्सर देखेंगे हम लोग। निगेटिव पॉइंट में क्या होता है? दोस्त ने हमको देखा, अभी तक वो मस्त खा पी रहा था, खेल कूद तो नहीं रहा था, बेड पे लेटा हुआ था। जैसे ही उसने अपने मम्मी को देखा, तुरंत वो लगा चिल्ला चिल्ला रोने की, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का हार्थोन इफेक्ट है। समझ में आया? तो दिस इफेक्ट्स suggest that the participants may change their behavior simply because they are aware of being part of experiment or study rather than due to the specific variable investigated. It can lead to altered participants' response of performance, thereby affecting the validity and generalizability study। से बचने के लिए क्या जो है फॉलो किया? हैक वाला अगर कोई बढ़िया होगा तो वो केवल प्रोफेसर से बात या एडमिनिस्ट्रेशन से बात ना करके दो चार बच्चों से बात करेगा, दो चार छात्र नेताओं से बात करेगा, जो चीज़ बोली जा रही है वो सही या नहीं, वो जो है आर्थोन इफेक्ट को कम करने के लिए अपनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ये है प्लेसबो इफेक्ट। हाँ, सजेंट विजिट भी कर सकते हैं। और प्लेसबो इफेक्ट, हाँ ये भी एक तरीका है जो आपने बताया, वो भी प्लेसबो इफेक्ट में है कि प्लेसबो इफेक्ट अकर्स व्हेन पार्टिसिपेंट्स patient condition improve or change tonally because they believe that they receiving a treatment or intervention even if the treatment itself but and inactive। अब ये जो है साइकोलॉजिकल है, ठीक है। अब किसी को जो है बहुत ज़ोरों से बुखार आया हुआ है और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है,
और बोलता है कि डॉक्टर साहब बुखार है। डॉक्टर जो है उनको जस्ट एक मान लीजिए कि राइस का वो दे देते हैं कैप्सूल, राइस का कैप्सूल देते हैं, उसमें कोई मेडिकल और वो बोल दें कि जाओ ये दवा खा लो, बुखार जो है तुम्हारा कल सुबह सही हो जाएगा। तो अब वो जो वहाँ गया है मरीज, वो जब दवा खाएगा तो उसके मन में एक साइकोलॉजी क्रिएट होगा कि मैंने दवा खाया है, तो उसकी बॉडी जो है उस तरीके से रिस्पॉन्स करने लगेगी। ये प्लेसबो इफेक्ट है। मतलब कि लोगों को लगता है कि हो रहा है काम। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली की मैं बात बताता हूँ। एक गवर्नमेंट की स्कीम है, टैबलेट वो वाली गवर्नमेंट की। ये टैबलेट जो है मिलना है हमें और हमारे बैचमेट्स को। अब प्लेसबो इफेक्ट क्या हो रहा है कि हम लोग एचओडी के पास जब जाते हैं, सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एचओडी बोलेंगे कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, मिलेगा तुमको। हम लोग बाहर आते हैं, एकदम पूरा मस्त आते हैं, समोसा वमोसा पार्टी देते हैं, अब जो है मिलने वाला है। क्या है कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है ये हमको नहीं पता है, लेकिन बस एचओडी जो है बोल दे रहा है कि ठीक है मिलेगा मिलेगा, तो हम लोग आके बाहर खुश हो जाते हैं। तो प्लेसबो इफेक्ट ये है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, कि हमें बस ये लगता है कि चीज़ें हमारे फेवर में हो रही हैं, चीज़ें हमारे फेवर में हो रही हैं, तो उसका जो है हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो प्लेसबो इफेक्ट है। इसके बाद दिस इफेक्ट हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीफ ऑन हेल्थ एंड आउटकम। खास करके मेडिकल लाइन में ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन याद रखेंगे हम लोग प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वर इफेक्ट, जस्ट लाइक हार्थोन इफेक्ट ही ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है हमारे यहाँ। 1-2 किलोमीटर दूर वाली का वो चल रहा था, साफ सफाई। ठीक है, अब एक सज्जन का जो है मकान था, वो बारिश के दिनों में वो रहा था, टिपक रहा था, मतलब पानी छू रहा था। और वो चढ़ के जो है मकान पे वो प्लास्टिक को वो लगा रहे थे, प्लास्टिक से व्यवस्था कर रहे थे कि ये चूहे ना। अचानक से उनको कोई मटेरियल जो है, वस्तु या कोई जानवर जो है काट लेता है, बाइट कर लेता है। ठीक है, वो उस समय जो है मान लेते हैं कि चूहा चूहा या छछूंदर या कुछ ऐसा जानवर जो है काट लिया है। ठीक है, अब ये व्यवस्था जो है आज की है। आज के 2 महीने बाद जब दिवाली आई, फिर से वही सज्जन जो है चढ़े साफ सफाई करने के लिए कि चलते हैं थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं। अब इन्होंने जो प्लास्टिक वहाँ लगाया था, उस प्लास्टिक को जब हटाया तो उन्होंने देखा कि उसी प्लास्टिक से एक सांप जो है दब के मरा हुआ है। ठीक है, अब उस सांप का जहर हो या जो भी हो, इन्होंने सोचा कि उस दिन जो हमको काटा था वो सांप ही था, न कि चूहा और छछूंदर था। अब ये जो है वहीं पे तुरंत ऑन स्पॉट जो है, या तो हार्ट अटैक या जो भी कंडीशन इनकी बनी होगी, तुरंत वहीं इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का प्लेसबो इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। ये लाइफ जैसा कि आपने बताया कि बस एक वो लगा कि हो सकता है कि हुआ होगा। ठीक है, पूर्वाग्रह बोल सकते हैं। अब वो भी हमारा एक इफेक्ट में है, आगे हम लोग देख। पूर्वाग्रह भी हो सकता है। तो यहाँ पे बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन है, तो वो पूर्वाग्रह में बेसिकली आ ही जाता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है? ऑब्जर्वर इफेक्ट refers to change in phenomena being observed due to the presence of action ऑफ द ऑब्जर्वर, जस्ट लाइक हार्थोन इफेक्ट को भी हम लोग ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं। कई बार जो इसकी मीनिंग को
सारे नाम को जो है चेंज करके ये बोला जाता है। कन्फर्मेशन बायस के ऊपर हम लोग ने बात कर लिया पहले ही। एक प्रकार का इफेक्ट है पुष्टि पूर्वाग्रह। इसको पुष्टि पूर्वाग्रह में क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि जो भी चीज़ हमको बताई गई है वो सही है, और ये उसका सेकंड जो है, जो सिक्के का दूसरा पहलू हम लोग जानते ही नहीं है, हो सकता है कि ये गलत हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि हाइपोथेसिस या प्री कंसेप्शन, कंफर्मेशन, प्री कंसेप्शन या हाइपोथेसिस, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, हम ये साबित करना भूल जाते हैं कि हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है। हम लोग पूरा जोर जो है लगा देते हैं कि जो भी हाइपोथेसिस मानी है वो भी सही है, और पूरा अपना काम जो है हम लोग उसको सही साबित करने में लगा देते हैं। वो कन्फर्मेशन बायस है। की पुष्टि करने के बाद जो है लोग आगे काम को बढ़ा। सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो सैम्पलिंग में कई तरीके का बायसनेस होता है। कई बार क्या होता है कि एक मीम है, शायद आप लोगों ने सुना हो कि एक रिसर्च में पता चला कि 99% लोगों के पास जो है कोई सैंपल कलेक्ट करने वाला आया ही नहीं। मतलब कि इसका एक फनी वर्जन है कि एक सैम्पलिंग टेस्ट से पता चला कि 99% लोगों के पास कोई सैंपल कलेक्ट करने वाला आया ही नहीं। मतलब कि जो चीज़ खुद सैम्पलिंग से पता चल रही है उसी में कितना बायसनेस है। क्या होता है कि सैम्पलिंग करने का जो तरीका होता है, जो लोगों को चूज करने का तरीका होता है, उसमें कितना क्या कुछ होता है। जैसे कि आया है गांव में सैंपल कलेक्ट करने का कि आपके गांव में कितने घर में जो है शौचालय बना हुआ है। तो जो गांव ग्राम प्रधान होता है अपने मोहल्ले में जितने लोग हैं, 100 घर हैं, तो पूरे गांव से जो है 100 घर इकट्ठा ना करने के बजाय जो है अपने मोहल्ले के 100 घर में दिखा देगा कि 100 में 100 घर में जो शौचालय बना हुआ है। सैम्पलिंग में भी तरीके तरीके का बायसनेस हम लोग को देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे कैसे जो है इसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर इफेक्ट। ऑर्डर इफेक्ट एक तरीके का है कि ऑर्डर इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स और बिहेवियर ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई एंड टास्क। अब जैसे कि ऑर्डर इफेक्ट क्या है कि जब हम लोग किसी काम को करने का ऑर्डर चेंज कर दें, या किसी क्वेश्चनायर के क्वेश्चन सीक्वेंस को चेंज कर दें। जैसे कि मान लिया कि एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ कि पहले हम जो है किसी से कुछ फनी बात कर लें, क्वेश्चनायर में कुछ फनी मटेरियल्स हम लोग इकट्ठा कर लें, और बाद में जो है लास्ट में कुछ ऐसा सैड थिंग्स जो कर दें कि वो रोने लगे। ठीक है, ये एक ऑर्डर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। पहले जो है रोने वाली बात कर लेते हैं, और बाद में जो है हंसने वाली बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वाले रोने के बाद आगे का कन्वर्सेशन जो है स्मूथली और एज कंपेयर टू ऊपर वाले के तुलना में अच्छा हो पाएगा? नहीं यार, समझ में क्या है मैं जो पूछ रहा हूँ? नहीं अच्छा हो। तो यही है ऑर्डर इफेक्ट। मतलब कि सीक्वेंस का अगर हम लोग फेरबदल कर दें, प्रेजेंटेशन किसी को अगर कोई काम हम लोग दे रहे हैं के सीक्वेंस में अगर कोई परिवर्तन कर देते हैं, तो वो एक प्रकार का ऑर्डर इफेक्ट देखने को मिलता है कि बस सीक्वेंस चेंज हो जाए। तो कैसे जो है वही है विच क्वेश्चंस एंड कंडीशंस आर प्रेजेंटेड एंड इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट। वही है जो एग्जांपल मैंने ऑर्डर इफेक्ट ये है। ये आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल जो है हम लोग देखेंगे इस राइटिंग क्या होती है। उसके बाद सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के बाद हमारा है हाइपोथेसिस, के बाद है टाइप ऑफ टाइप ऑफ वेरी। इस यहाँ की दिक्कत जो है हमको है कि वेरिएबल्स को हमको पहले बता देना चाहिए। कोई बात नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। कल जो है सभी लोग कोशिश करिएगा कि टेस्ट जो है दे दिया जाए। टेस्ट जो है 2-3 बजे तक मैं अनलॉक कर दूंगा, भेज दूंगा।
कल अगर आप लोग सबमिट करते हैं तो शाम तक जो है उसका फीडबैक आपको मिल जाएगा।